गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग भाग 1 पढ़ लिए, भाग 2 पढ़ लिए, भाग 3 पढ़ लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 4, जिसमें नीति निर्देश तत्व के बारे में जानेंगे। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये नीति निर्देश तत्व है किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देश तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देश तत्व होता क्या है? तो जो भी हमारे देश को चलाने के लिए जो मौलिक अधिकार हो गया या जो हमारे राष्ट्र जो संघ वंग हो गया, वो सब तो हुआ ही। उसके अलावा भी अगर कुछ और कमियां रह गई हैं तो उनको दूर करने के लिए नीति निर्देश तत्व बनाया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 36। छत्तीस में नीति निर्देश तत्व का परिभाषा दिया गया है कि नीति निर्देश तत्व है क्या, कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया है। तो नीति निर्देश तत्व का परिभाषा किस में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 36 में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ है, और आपका ये क्या बीपीएससी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीति निर्देश तत्व का परिभाषा किस आर्टिकल में है। और साथ ही साथ ये लिया गया कहाँ से है? तो आयरलैंड से। ये तो आयोग का लगता है कि फेवरेट क्वेश्चन हो गया। ये अक्सर पूछता है नीति निर्देश तत्व किस राष्ट्र से लिया गया है, तो आयरलैंड से, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 36 क्या बोलता है कि नीति निर्देश तत्व के नीति निर्देश तत्व का परिभाषा। ठीक है, अब आते हैं 37 में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तो इसमें है कि आपको जो भी अगर दिक्कत हो रहा है, इसमें जो भी कानून बनाया गया है नीति निर्देश तत्व के अनुसार, जो भी कानून बनाया गया है, तो अगर आपको पसंद नहीं है या उसके जैसा कानून बनाया गया वैसा काम अगर नहीं हो रहा है राष्ट्र में, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मतलब आप न्यायालय इसके लिए बाध्य है, न्यायालय इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। तो न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय नहीं जा सकते का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप जैसे कि अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है कि स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या कहीं भी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक महिला हैं, अगर आपको पुरुष के बराबर वेतन नहीं मिल रहा है, समान वेतन का अनुच्छेद 39 में दिया हुआ वर्णन किया हुआ है, और अगर आपको दोनों के बराबर वेतन नहीं मिल रहा है, यानी कि लड़का को मिल रहा है, पुरुष को मिल रहा है 500 रुपया और आपको मिल रहा है 400 रुपया, समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो आप इसका शिकायत करने न्यायालय अगर चल जाइएगा तो न्यायालय इस पर सुनेगा ही नहीं, क्योंकि ये नीति निर्देश तत्व तो बनाएगा ही इस तरह से। तो बात तो कहता है कि दोनों को मिलना चाहिए वेतन समान, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते हैं। न्यायालय जाइएगा, अपना समय खोटा करिएगा, न्यायालय का भी समय खोटा कीजिएगा, क्योंकि ये सुनने लायक नहीं है। ठीक, अनुच्छेद अब 38 आते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? तो लोगों के हित में जो भी कल्याणकारी काम करना हो, या सामाजिक हो जाए, आर्थिक हो जाए, राजनीतिक न्याय हो जाए, इन सबको बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है? तो 38 बनाया गया है। हमारे प्रस्तावना में भी, संविधान में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी लोगों को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है अनुच्छेद 38 में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, अनुच्छेद 38 में ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 39 के पास, 39 के पास।
अनुच्छेद 39 क्या कहता है देखते हैं। इसमें बताया है महिला हो पुरुष हो, अगर दोनों कहीं पे काम कर रहा है तो उन दोनों को जो वेतन होगा, जो दैनिक जीवन में जो उनका काम करने या जो भी उनका जरूरतें है उनको पूरा करना है, तो भाई दोनों का अगर वेतन समान होगा तभी तो अपना जरूरतें पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए अनुच्छेद नंबर 39 में नीति निर्देश तत्व में डाला गया है कि अनुच्छेद नंबर 39 में महिला और पुरुष का जो वेतन होगा वो समान होगा। स्त्री पुरुष का समान वेतन। अगर आपको समान वेतन नहीं मिलेगा तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते हैं। अब ठीक है, और इसी में एक और बताता हूँ कि अनुच्छेद 39 के ए में यानी अनुच्छेद 39 के क में एक और संशोधन करके ये डाला गया है कि जो भी कानूनी सहायता होती है, जो भी आपको कानूनी सहायता लेना है, चाहे तो वो आपको थाना से लेना हो या किसी ऑफिस से लेना हो, जो भी आपको कानूनी सहायता हो वो सारा का सारा निःशुल्क होगा। क्या होगा? तो अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता, विधि का मतलब यहाँ पे होता है कानून, मतलब जो भी कानूनी सहायता आपको मिलेगा वो सारा का सारा निःशुल्क मिलेगा। अगर उसके लिए कोई अगर पैसा मांगता है तो वो तो गैर कानूनी हो जाएगा, लेकिन अगर मांगता है तो आप इसके लिए शिकायत करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीति निर्देश तत्व के अंदर ही आता है और नीति निर्देश तत्व में पहले ही आर्टिकल नंबर 37 में बोल दिया है कि यह न्यायालय में सुनने योग्य नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 40 में। थोड़ा सा पानी लेके इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत में जो भी व्यवस्था किया जाएगा, कैसे पंचायत में काम होगा, कौन सरपंच होगा, कौन वार्ड होगा, ये सारा विधि व्यवस्था दिया हुआ अनुच्छेद नंबर 40 में। ठीक है, अब आते हैं 41 में। इकतालीस में कुछ विशेष कार्य को लेकर सरकार अपने तरफ से सहयोग देता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया और विकलांग पेंशन जो मिलता है, तो वो सारा पेंशन अनुच्छेद नंबर 41 के अनुसार ही दिया जाता है। देखिए, सरकार नीति निर्देश तो बनाया था कि कुछ कुछ ऐसे जो छोटे छोटे कार्य हो गए हैं, कार्य रह गए हैं, जो नहीं कानून द्वारा पूरा किया जाएगा, तो सारा का सारा नीति निर्देश तत्व में डाल दिया गया कि जो अभी गिनती करवाएं कि वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, तो उसी को आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 41 में उसको विहित किया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है? विधवा, वृद्धा, कुछ स्पेशल कार्यों में अगर जो कानूनी सहायता आपको मिलता है तो वो दिया हुआ अनुच्छेद नंबर 41 के अनुसार ही मिलेगा, नीति निर्देश तत्व के अनुसार। ठीक, 42 क्या कहता है? तो 42 कहता है कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कोई भी जगह पे अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मनोवांछित दशा होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप कोई ऑफिस में ज्वाइन किए हुए हैं या कोई कंपनी ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ का जो आपका जो केबिन होगा या जो ऑफिस होगा वो ऐसा होगा जहाँ पे आपको काम करने में अच्छा लगे, गुड फील हो। ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ पे कचरा फेंका हुआ है, यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है, या उधर से लाइट नहीं आ रहा है, पंखा नहीं है, ऐसा नहीं। सारा व्यवस्था आपको होना चाहिए, सारा व्यवस्था मिलेगा अनुच्छेद नंबर 42 के अनुसार। कोई भी कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं तो वैसा वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा कंपनी वाला, जहाँ पे आपको काम करने में कोई तकलीफ ना हो। अगर वैसा वो नहीं करता है तो वो अनुच्छेद नंबर 42 का उल्लंघन कर रहा है। और अब हाँ, एक चीज़ और, अगर वो उल्लंघन कर रहा है और अगर आपको वो सारा व्यवस्था नहीं मिल रहा है
तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। वो इस तरह का ये कानून बनाया हुआ है ना कि वो सिर्फ ऑनर समझेगा, यानी ऑनर का मन किया, यानी कि जो मालिक हुआ, चाहे तो हमारे सरकार जो हम लोग के लिए करते हैं, जैसे विधवा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, ये सब मिल रहा है, तो सरकार चाहेगी तभी तक मिलेगा। अगर सरकार नहीं चाहेगी नहीं देना है तो वो खत्म भी कर देगी। आप इसके लिए कोर्ट में जाके ये नहीं कहेगा कि हमको अभी पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा हो जाएगा बोलेगी हमको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, बूढ़े लोग जाएगा बोलेंगे कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर न्यायालय में जाइएगा तो सुनवाई भी नहीं होगा। सरकार खुद अपने मर्जी से ये सब आपको प्रोवाइड करती है, यही है नीति निर्देश तत्व का परिभाषा। ठीक है। उसी तरह 42 में भी बताएं कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको सारा व्यवस्था मिलेगा। पंखा, गर्मी में पंखा चाहिए, फिर खुले मतलब काम का जहाँ कर रहे हैं वहां पर सारा चीज दिखना चाहिए, यानी कि लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, हर एक चीज। ठीक। तो मनोवांछित दशा। ठीक। 43 क्या कहता है? तो 43 कहता है कि जैसे छोटे छोटे उद्योग हो गए, लघु उद्योग कहते हैं या कुटीर उद्योग कहते हैं, जहाँ पे सब हाथ से बुनाई कर करके कुछ कुछ बनाते हैं, या छोटे छोटे कारखाना जो लगे होते हैं, जो छोटे छोटे जो महीना का 15 से 20 हज़ार ही अपना आमदनी बना पाते हैं, तो उन लोग को संरक्षण देना और उन लोग को बढ़ावा देना, वो है अनुच्छेद नंबर 42 में। ठीक। उसको देखते हैं, सॉरी 43 में, अनुच्छेद नंबर 43 में उसके बारे में बताया है। ठीक है, देखते हैं। तो 43 क्या बताया अभी? 43 में ये होगा कि जो भी छोटे छोटे उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं हम लोग, लघु उद्योग कहते हैं, स्मॉल कंपनी, छोटे छोटे कंपनी, तो उन लोग को सरकार अपने तरफ से संरक्षण देता है, उन लोग को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो वो किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल नंबर 43 के अनुसार लघु कुटीर उद्योग संरक्षण। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में बता रहे हैं 43 में कि जो आपकी कंपनी है या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो कंपनियां, अगर वहाँ पे आप काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ के मालिक आपसे हालचाल जो पूछते हैं, या वहाँ के जो होते हैं ऑनर होते हैं, वो अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए या कंपनी के हित में कोई भी आपसे राय विचार भी ले सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 43 के अनुसार, अगर वो नहीं लेते हैं, आपसे कोई राय विचार नहीं लेते हैं, तो क्या आप न्यायालय चल जाइएगा? नहीं जा सकते हैं, वो भी इसी में दिया हुआ है। ठीक। अब 44 में आते हैं। 44 में है यूसीसी। यूसीसी क्या है? तो अभी देख रहे हैं कि हाल ही में पिछले साल 2023 में इस पर बहुत बहस हुआ था, लोकसभा में बहुत बहस हुआ था, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में देखते हैं कि कोई भी स्कूल होता है वहाँ पे अपना एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, चाहे तो वो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, सबको एक ही यूनिफॉर्म पहन कर आना है। लेकिन देखा जाता था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना हिजाब पहन कर आते थे, वो जो भी उनका बुर्खा कहते हैं वो पहन कर आते थे, मतलब अपने धर्म को दिखाते थे, वहाँ जाकर अपना धर्म को दिखावा टाइप का हो जाता था ना। तो वो उस तरह का नहीं होगा अनुच्छेद नंबर 44 के अनुसार। अगर वहाँ जाना है तो आप एक यूनिफॉर्म कोड है कि हाँ ये पैंट पहनना है, ये शर्ट पहनना है, इस तरह का टाइप, हर एक बच्चा को, बच्चा हो या बच्ची हो, सबको एक ही यूनिफॉर्म में आना है, वही यूसीसी दिया हुआ। इस पर बहुत बहस भी हुआ था। ठीक है। अब आगे देखते हैं 45 में। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है? तो इसमें बोलता है कि जो मतलब 0 से, यानी कि 0 से लेकर जो 6 साल का बच्चा होता है उन लोग को स्वास्थ्य का ध्यान देना है। ठीक है। आज 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन लोग को शिक्षा का ध्यान। ये काम किसका है? कानून का काम है। अगर वो मतलब सरकार का काम है, अगर सरकार ऐसा नहीं करता है तो आप, वो उनका कृपया पे है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो 0 से लेकर 6 और 6 से लेकर 14 साल, 0 से लेकर 6 साल तक स्वास्थ्य, और 6 से लेकर 14 शिक्षा।
लेकिन सरकार, यहाँ का सरकार दोनों पे काम करते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो उसको तरह तरह का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी क्या क्या जो टीका लगता है वो सारा टीका सरकार अपने तरफ से दिलवाता है। तो वो हो गया, स्वास्थ्य पे ध्यान देता है। ठीक है, पोलियो का जो ड्रॉप पिलाया जाता है वो मुफ्त में पिलाया जाता है, तो वो भी सरकार द्वारा पिलाया जाता है, वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सरकार स्कूल बना के रखा हुआ है, तो उसमें 14 साल तक शिक्षा फ्री, 14 साल क्या उसके आगे में अगर आप 10+2 करते हैं, ग्रेजुएशन तक भी करते हैं, तो वो सब सरकार द्वारा ही कराया जाता है। तो मेन उनका मोटिव रहता है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा भी प्रोवाइड करवाना, ताकि हमारे देश में कोई अनपढ़ न रह जाए। तो 0 से 6 तक स्वास्थ्य देखते हैं सरकार, और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना ये सरकार का ड्यूटी बनता है, और वो करते भी हैं। ठीक, अब देखते हैं 46 क्या कहता है। तो जो SC और ST वर्ग के जो लोग होते हैं, तो उन लोग को संरक्षण देना, उन लोग को शिक्षा देना। जैसे कि हमारे समाज में ST SC को बहुत ही प्रताड़ित किया गया था, तो इसकी वजह से उन लोग का शिक्षा पीछे रह गया। उन लोग को जो बढ़ावा, यानी कि जो उन लोग का विकास देखना चाहिए था, जैसे कि बहुत सारे लोग अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए पढ़ लिखे, लेकिन उन लोग को शिक्षा न मिलने की वजह से वो लोग अपने पढ़ाई को न कंप्लीट करने की वजह से बहुत ही पीछे रह चुके हैं समाज में। तो समाज में उन लोग को शिक्षा प्रोवाइड करना और संरक्षण प्रोवाइड करना, ये अनुच्छेद 46 में भी दिया गया है। ठीक, SC ST को संरक्षण, ठीक है। 47 क्या कहता है, तो 47 में कहता है कि जो शराब है, शराब पे प्रतिबंध, यानी कि शराब खत्म कर देना, शराब बेचना ही नहीं, उस पर बंदी कर देना है। ठीक है, और अगर आप बेचते हैं, कोई शिकायत कर देता है, तो क्या न्यायालय जाइएगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्य में तो अभी तक जो शराब जो बिक रहा है उससे तो कितने राज्य का GDP ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो शराब पे प्रतिबंध अनुच्छेद नंबर 47 पे। अभी जो हाल में बिहार पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, जो हाल ही में रद्द हो गया है, अब पता नहीं अगला एग्जाम का डेट कब देगा नहीं देगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शराब पर प्रतिबंध किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद नंबर 47 में दिया हुआ है। ठीक, और अब आते हैं 48 पे। 48 क्या कहता है, तो हमारे जो कृषि है या किसान लोग हैं, तो उन लोगों को कृषि करने के लिए बढ़ावा देना, उन लोग को हर वो चीज़ प्रोवाइड करना, हर वो चीज़ देना जिससे वो कृषि को अपना बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पशु हत्या पे भी रोक, पशुपालन को बढ़ावा है और पशु हत्या पर रोक, वो है आपका अनुच्छेद नंबर 48 में, यानी कृषि को बढ़ावा, पशुपालन, पशु हत्या पर रोक, अनुच्छेद नंबर 48 पे ये सब बताया गया है कि आपको किसान लोग को बढ़ावा देना कृषि को लेकर, पशुपालन अगर आप करते हैं तो पशुपालन को लेकर। ठीक है, और साथ ही साथ पशु की हत्या पे भी रोक किया गया है, तो वो 48 के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 49 पर। आर्टिकल 49 क्या कहता है, जो भी हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब राष्ट्रीय स्मारक में आता है। फिर कारगिल चौक पे भी बनाया हुआ है गांधी मैदान में, तो वो सब राष्ट्रीय स्मारक में गिनती में आते हैं। तो उन लोग का संरक्षण, यानी उन लोग का बचाव करना हम लोग का दायित्व बनता है, साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बनता है। हम लोग उस, मतलब ऐसा नहीं है कि जाकर उसे हम लोग तोड़ दें या उसे हम लोग बर्बाद कर दें, तो ऐसा नहीं है। उन लोग का संरक्षण, यानी कि राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण अनुच्छेद नंबर 39 के अनुसार है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण का मतलब होता है बचाव। ठीक है, तो जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उनका बचाव अनुच्छेद नंबर 49 के अनुसार होता है। और 50 में
कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का जो पावर होता है 50-50 बांटा हुआ है, यानी कि 50 में कार्यपालिका, न्यायपालिका, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो कार्य है वो, या जो पावर जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो 50-50 में बांटा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितने बार, ठीक है। तो ये सब जो है जैसा वर्ड में लिख रहा हूँ उसी में पूछता भी है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पावर है या जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है, किस आर्टिकल में निहित है, तो वो 50 में निहित है, ठीक है। 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम लोग को देख रहे हैं मालदीव से बहस चल रहा है, चाइना से बहस चल रहा है, या इधर देख लें पाकिस्तान से तो अक्सर होते रहता है। तो ऐसा ना हो, ये सब को रोकने के लिए भी आर्टिकल बनाया हुआ है, जो कि अनुच्छेद नंबर 51 में बताया गया है। यानी कि पूरे राष्ट्र में या पूरे विश्व में एक शांति बना कर रखने के लिए हमारे संविधान में एक कानून बना दिया गया, आर्टिकल बना दिया गया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बना के रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इन्हें कि गए अभी पाकिस्तान में बम फोड़ दिए, गए मालदीव से लड़ाई झगड़ा करके चला है, चाइना से जाकर लड़ाई झगड़ा करके आए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप करते हैं तो उल्लंघन कर रहे हैं आप संविधान का। तो अनुच्छेद 51 में कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति से बना कर रखना, ठीक। इसी में एक और है अनुच्छेद 51 का जो है ना, इसमें संशोधन किया गया है, उसके बारे में बताता हूँ। भाग 4 को संशोधन किया गया, इसमें जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य टोटल हमारे संविधान में 11 दिया गया है, जो कि पहला 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जो कि कौन थे, समिति सरदार द्वारा कुछ बनाया गया था। अनुच्छेद संशोधन 42 के अनुसार 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 86वां संशोधन जब हुआ था, तो 86वां संशोधन में ये 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या था कि अभिभावक लोग को ये जिम्मेदारी दिया गया था, उनको ये कर्तव्य दिया गया था कि अपना जो बच्चा है, जो 1 साल से लेकर जो 14 साल का जो बच्चा हो गया, तो जब वो पढ़ने की उम्र में आ जाए तो उन लोग को शिक्षा देना गार्जियन का ये कर्तव्य बनता है। इसी तरह 1 से लेकर 10 तक भी है, तो सारा कर्तव्य हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि भाग 4 का संशोधन है, तो उसको देखते हैं। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम में भी पूछा हुआ है, हाल ही के ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस में निहित है, तो भाग 4 के। और कौन से संशोधन से, तो संशोधन हो गया आपका संशोधन हो गया आपका 42वां 1976 में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा था एसआई में कि किस संशोधन से ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन 1976 के अनुसार इसे जोड़ा गया था, ठीक है। आज का इतना ही क्लास रहेगा, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के क्या क्या पावर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 4 यहीं तक था, ठीक। धन्यवाद।